तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए बच्चों। चलो देखते हैं सवाल में क्या बोला है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, इसको एक्सप्लेन करना है। इफ यू लुक आउट द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ये बन गई ट्रेन, ठीक है, और ये फास्ट मूविंग ट्रेन है। ट्रेन की खिड़की से आप बाहर देखते हो, मान लीजिए आप दूसरी तरफ बैठे हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हो। तो ये जो ट्रेन की खिड़की है उधर से, चलो पहले पूरा पढ़ देता हूं। इफ यू लुक आउट द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हैं। द नियर बाई ट्रीज, हाउसेस एक्सेट्रा, जो पास के ट्री हैं, पेड़ हैं, हाउसेस हैं, मकान हैं, सीम्स टू मूव रैपिडली इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन। तो वो हमें ऐसा प्रतीत होते हैं, ऐसा लगते हैं कि जैसे बहुत तेजी से वो हमसे दूर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब जिधर ट्रेन चल रही है ऐसा लगेगा हमको कि उससे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, खिड़की से बाहर देखोगे तो पास वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम से आपको पीछे, अपने से पीछे जाते हुए नजर आएंगे। तो अपने से एकदम पीछे जाते हुए हमें वो फील होते हैं। जैसे हम जा रहे हैं मान लीजिए एक तरीके से ईस्ट की तरफ, तो हमें वो एकदम से वेस्ट की तरफ जाते हुए फील होंगे, ठीक, पीछे की तरफ जाते हुए फील होंगे। रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, जो बहुत दूर हैं हमसे, जैसे हिल्स टॉप्स, हिल्स टॉप्स का मतलब हो गया आपका जो पहाड़ की चोटी है, द मून, स्टार्स, वो ऐसा लगता है कि वो जैसे रुके हुए हैं, वो नहीं चल रहे। तो हमें सीधी सी बात है, ये बात एक्सप्लेन करनी है कि हमें पास वाली चीज तो ऐसी लगती है कि वो एकदम तेजी से पीछे जा रहे हैं। अगर हमारी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट चल रहे हैं जो पास वाली चीजें हैं, चाहे आप उसमें पेड़ पौधे ले लो या मकान ले लो, हाउसेस वगैरह ले लो, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो दूर वाली चीजें हैं, जब हम उनको खिड़की से देखते हैं, उसी ट्रेन की चलती हुई खिड़की से अगर हम दूर से किसी पहाड़ की चोटी को देखते हैं, तो पहाड़ की चोटी हमें चलती हुई नजर नहीं आती, एकदम से रैपिडली चलती नजर नहीं आती। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो रुकी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पास वाली चीज तो हमें फील हो रही है कि चल रही है, जबकि चल तो हम रहे हैं ना, चल तो ट्रेन रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रेन में या बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, तो जो रोड के किनारे ना पौधे लगे होते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है कि पेड़ पौधे जैसे हमारी जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, तो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट पेड़ पौधे दौड़ते हुए जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जबकि मूव तो हम कर रहे होते हैं। तो ये होता है बच्चों रिलेटिव मोशन। अब हमें यही बताना है रीजन कि पास वाली चीजें तो हमें ये लग रही है, बेसिकली से एक्सप्लेन करना है कि पास वाली चीजें तो लग रही है कि जैसे वो एकदम पीछे जा रही हैं, और दूर वाली चीजें लगती हैं कि ये रुकी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका आपको रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअल में मैं इसको डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा। मान लीजिए ये है हमारी ट्रेन का डब्बा। अब इधर है हमारी ये खिड़की, इस खिड़की से हम देख रहे हैं बाहर इधर। तो ये ट्रेन के आसपास ये है पेड़ पौधे, मान लीजिए ये पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो जैसे हमारी ट्रेन, हम इसे साइड से इधर देख रहे हैं, ट्रेन जा रही है हमारी इधर मान लीजिए ईस्ट में। तो हमें जो ये पेड़ पौधे हैं जो बराबर में लगे होते हैं, बराबर में लगे हुए पेड़ पौधे हैं, हम जा रहे हैं, ये ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, और हम खिड़की से इधर देख रहे हैं, इधर देखो जहां मैंने एरो बनाया है, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। तो ये पेड़ पौधे हमें एकदम से ऐसा लगेगा जैसे ये सारे पेड़ पौधे वेस्ट की तरफ भागे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और जबकि जो दूर यहां से हमारे से बहुत दूर एक पहाड़ की चोटी है, ठीक है,
वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं नहीं जा रही है, वो रेस्ट में है। तो ऐसा क्यों होता है? अब मेरे ख्याल से सवाल तो आप समझ गए। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए खिड़की से बाहर हमारी ये आंखें हैं, ये आंख है हमारी, ये आई है हमारी। तो जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो ये है मान लीजिए। तो हमारी आंखों को ये दिखाई देगा यहाँ से, ठीक। अब जो दूर वाला है, ये बहुत दूर, जैसे वो हो गया इसकी हिल की चोटी यहाँ पे, ये काफी दूर है हमारे इससे, ये काफी दूर है। तो अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो आपको देखो क्या लगेगा, हमारी आंखें थोड़ा सा आगे बढ़ी, पेड़ नहीं आगे बढ़ता या पेड़ नहीं पीछे हटता, हम आगे बढ़े, हमारी आंखें थोड़ा सा आगे गई, तो देखो आपको ये लगा कि ये पेड़ थोड़ा सा पीछे हट गया। हमारी आंखें अब यहाँ देख रही है, हमारी आंखें तो अब यहाँ पे देख रही है, तो ये लगेगा आपको कि पेड़ थोड़ा सा पीछे हट गया। तो पेड़ हमारे बिल्कुल पास है, इसलिए वो तो फील होता है कि वो हमारे से पीछे हट गया। लेकिन जो चीज बहुत दूर होती है तो वो ऐसा लगेगा कि पहाड़ की चोटी अभी भी वहीं है, पहाड़ की चोटी आगे या पीछे नहीं गई, वो ऐसा लगेगा कि पहाड़ की चोटी अभी भी वहीं है, वो हमें वहीं का वहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेड़ है, ये हमें ऐसा लगेगा कि हमारी आंखें और थोड़ा सा आगे गई, जैसे हमारी आंखें, तो ये पेड़ और हमें पीछे की तरफ जाता हुआ फील होगा कि ये पेड़ लगातार पीछे की तरफ। तो जो पास वाली चीजें हैं वो रिलेटिव मोशन की वजह से हमको एकदम से तेजी से पीछे जाती हुई फील होती है। अब दूर वाली चीजें क्यों नहीं होती उसका मैं रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये पास वाली का भी रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारी आंखें जो देखती हैं, जैसे हमारी ये आंखें हैं, ये आंखें हैं, तो हमारी आंखें जब किसी चीज को देखती हैं तो ये है हमारी आंखों की देखने की लाइन। अब ये पेड़ जो है यहाँ से यहाँ था मान लीजिए, अभी थोड़ी देर में ये हमें थोड़ा सा पीछे जाता हुआ फील हुआ। पेड़ यहाँ था, ये वाला पेड़ यहाँ था, ठीक है। अब ये यहाँ पे फील हो रहा है, हमको पीछे जाता हुआ फील हो रहा है। तो हमारी आंखों पे जो इसका जो एंगल बनेगा, जो पास वाली चीजों का एंगल होता है हमारी आंखों पे, वो काफी ज्यादा बनता है। अब हमारी आंखों पे जो ये एंगल ज्यादा बना, इस वजह से हमें ये ऐसा फील होता है कि पेड़ ना एकदम तेजी से पीछे गया। हमारी आंखों पे एंगुलर मोशन हुआ काफी ज्यादा हमारी आंखों के सामने उसका एंगुलर मोशन हुआ। तो जो पास वाली चीजें होती है ना, उनका एंगुलर मोशन ज्यादा होता है, उनका एंगल ज्यादा बनता है। अब देखो इसी चीज में आप पीछे वाले पहाड़ की चोटी देखो, पहाड़ की चोटी भी पीछे जाती है, लेकिन वो हमें इतना फील नहीं होती, क्योंकि उसका एंगल, जैसे ये पहाड़ की चोटी है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो उसका एंगल जो हमारी आंखों पे बनता है, देखो यहाँ इस तरीके से, ये अल्फा, ये थोड़ा सा छोटा बनता है, ये इतना ज्यादा नहीं बनता, तो वो हमें फील नहीं होता कि वो पीछे गया। जबकि जो पास वाली चीजें हैं उनका एंगल हमारी आंखों पे एंगुलर मोशन काफी बड़ा होता है, तो इस वजह से वो हमें फील होता है। तो पहाड़ की चोटी भी गई तो हमारे से पीछे गई है, मतलब हम आगे निकले हैं और पहाड़ की चोटी पीछे गई है, पर वो हमें इतना फील ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, उसका हमारी आंखों पे जो एंगल या एंगुलर मोशन कह लो, एंगुलर मोशन जो हो रहा है हमारी आंखों पे, वो बहुत कम हो रहा है। और जबकि जो पास में है हमारे पेड़ पौधे, वो जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो वो पीछे की तरफ खिसकते हुए नजर आते हैं और हमारी आंखों पे काफी बड़ा एंगुलर मोशन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो तो पेड़ पौधे तो लगेंगे कि एकदम से पीछे हट गए, और दूर वाली चीजें लगेंगी कि पीछे नहीं हट रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका रीजन समझ में आ गया होगा। तो इसमें सारा रीजन ये है कि पास वाली जो चीजें होती हैं उनका एंगुलर मोशन हमारी आंखों के सामने ज्यादा होता है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, नियरर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेटर एंगुलर मोशन देन फार्दर ऑब्जेक्ट्स। जो नियरर ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका एंगुलर मोशन ज्यादा होता है फार्दर ऑब्जेक्ट से एट आवर आई, हमारी आंखों पर उनका
मोशन ज़्यादा दिखाई देता है, एंगुलर मोशन ज़्यादा दिखाई देता है। सो वी फील, तो हमें फील होता है नियरर ऑब्जेक्ट, नियरर ऑब्जेक्ट्स रैपिडली, रैपिडली मूव, मूव फ्रॉम अस इन opposite direction, opposite direction, but farther object, but farther object feel no motion, लेकिन फार्दर ऑब्जेक्ट में कोई मोशन फील नहीं होता है हमें, जबकि जा तो वे भी हमसे पीछे रहे हैं पर उनमें हमें मोशन फील नहीं होता है। तो यही आप इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। क्या कहा है सवाल में, जरा ध्यान से समझो। द सन इज ए हॉट प्लाज्मा, सन एक गर्म प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसको कहते हैं? आयोनाइज्ड मैटर को, ठीक है। विद इट्स इनर कोर एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 10 टू द पावर के, मतलब ये है सन। सन को यहाँ पे कह रहे हैं कि सन एक हॉट प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, ओके। प्लाज्मा को आयोनाइज्ड मैटर भी कहते हैं, आयोनाइज्ड मैटर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो इनर कोर है, अंदर वाली कोर है ये रही, इसका टेम्परेचर 10 की पावर 7 केल्विन है। एंड आउटर सरफेस एट टेम्परेचर, और बाहर की सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है। एट दीज हाई टेम्परेचर्स, इन इस हाई टेम्परेचर में, इस हाई टेम्परेचर में नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फेज, मतलब इतना हाई टेम्परेचर है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो ना तो सॉलिड उसमें रह सकता, ना लिक्विड फेज में रह सकता, ना तो सॉलिड स्टेट में रह सकता, ना लिक्विड स्टेट में रह सकता। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी? इन द रेंज of densities of solids and liquids or gases, मतलब यहां से पूछा है in what range do you expect the mass density of sun to be, मतलब यहाँ पे जो सन की मास डेंसिटी है उसकी रेंज आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। इन रेंज ऑफ डेंसिटी सॉलिड एंड लिक्विड और गैस, मतलब उसकी जो डेंसिटी है सन की वो किस रेंज में आती है, वो सॉलिड की रेंज में आती है, लिक्विड की आती है, या गैस की आती है। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मास ऑफ दिस सन, मतलब अब हमें सन की डेंसिटी को चेक करना है। देखो पहले सवाल को एक बार थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि सन एक हॉट प्लाज्मा है, ठीक है। अभी नाम दिया प्लाज्मा, भी मैं ये नहीं बता रहा हूँ प्लाज्मा होता क्या है। अब आप एक समझो सीधी सी बात, सन एक बहुत ही गर्म चीज है, बहुत गर्म, हॉट एकदम, ठीक। विद इट्स इनर कोर, इतनी गर्म कि उसकी जो अंदर की कोर है उसका टेम्परेचर 10 की पावर 7 केल्विन है, और जो बाहर की सरफेस है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन। अब ये पूछना चाहते हैं लेकिन इस टेम्परेचर पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि जो सन है वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, मतलब हमें नहीं पता, हमें तो ये पता लगाना है। ऐसे समझिए कि एट दीज टेम्परेचर, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि
कोई भी चीज इस टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं रह सकती। तो अब सन का इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी, मतलब आप सन की जो मास डेंसिटी है, सन की डेंसिटी है, वो आप किस रेंज की मानते हो, उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज सॉलिड वाली डेंसिटी है उसके पास, या लिक्विड वाली डेंसिटी है उसके पास, या गैस वाली डेंसिटी है उसके पास? पता करके बताओ, चेक करो। अगर आपका गैस करेक्ट है, फॉलोइंग डेटा से इसको कैलकुलेट करो, दे रखा है यहाँ पे आपको। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ सन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ सन, डेंसिटी क्या होती है? मास बटे वॉल्यूम। मास हो गया m, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, m तो हो गया 2 × 10⁻30 kg, और बटे में 4/3 पाई, r हो गया सन की रेडियस 7 × 10⁸ का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻30, बटे में ये हो गया कितना, ये हो गया 4 पाई की वैल्यू रख लो 22/7, और ये 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 × 7 क्यूब है ना, और 10⁸ का क्यूब करेंगे 10⁻24। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से इसको काट लो 3, 2 से इसको काट लो 2, ऊपर बचा 3 × 10⁻30, बटे में 2 × 22 × 7 × 7 × 24, 10⁻24 से काटा इसको, तो ये आ गया 3 × 10⁻6 बचा, 30 था ना ऊपर, और नीचे 2 × 22 44 हो गया, और 7 × 7 49 हो गया। ये आ गया आपका। चलो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया अप्रोक्स सॉल्व करके बच्चों 1.392 × 10⁻3, ये आएगा लगभग सॉल्व करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप्रोक्स में करके लिखूं तो 1.4 लिख लो इसको, 10⁻3 kg/m³। लो इसकी ये डेंसिटी आ गई सन की। सन की डेंसिटी को मैं कह देता हूं d, सन की डेंसिटी। तो सन की जो डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है, ये अब ये डेंसिटी वो मतलब क्या पता लगाना चाह रहे हैं, देखो फिर से समझो। वो कहना चाह रहे हैं कि सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ना तो कोई मटेरियल इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रह सकता, ना ही सॉलिड स्टेट में रह सकता। तो क्या सन गैस है, ये पता लगाना चाह रहे हैं। तो क्या सन के अंदर गैस ही गैस भरी हुई है, मतलब लिक्विड स्टेट में, और उसमें तो इतनी में तो रह नहीं सकता, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। लेकिन डेंसिटी से पता लगाओ कि वो गैस है, सॉलिड है, या क्या है। तो अब जब हमने इसकी डेंसिटी देखी, अब इसकी डेंसिटी देखो, तो आप इसकी डेंसिटी देखोगे तो ये काफी ज्यादा आ रही है, 1.4 × 10⁻3 kg/m³। देखो ये डेंसिटी ना, अगर आपको याद हो तो पानी की डेंसिटी होती है 10⁻3 kg/m³। पानी की डेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा है, 1.4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब या तो ये सॉलिड की डेंसिटी है, या फिर ये लिक्विड की डेंसिटी है। लिक्विड की डेंसिटी है, मतलब सन या तो सॉलिड है या लिक्विड है। डेंसिटी को देख के तो यही पता चल रहा कि सन या तो सॉलिड है या लिक्विड है। तो अब बन गया डाउट कि यहाँ पे दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, टेम्परेचर के हिसाब से सोचा जाए तो सन लिक्विड या सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता, ठीक। लेकिन सन की डेंसिटी के हिसाब से सोचा जाए तो सन की डेंसिटी लिक्विड या सॉलिड के करीब आ रही। तो सन या तो लिक्विड है या सॉलिड है। तो किस बात को सही माने, वो यही बात पूछना चाह रहे हैं कि चेक करो इस डेटा से कि सन सॉलिड है, उसकी रेंज, डेंसिटी की रेंज क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है। तो डेंसिटी के हिसाब से तो भाई वो सॉलिड या लिक्विड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी है कि मतलब
ये तो खुद को भी, हमें भी पता है कि भाई इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी चीज सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसकी फॉर्म कौन सी है? तो एक नई फॉर्म की बात होती है यहाँ पे, प्लाज्मा। ठीक है, अभी तक तो हमें ये पता है कि मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। लेकिन एक और फॉर्म होती है और वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा, यही यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया था सबसे पहला वर्ड कि सन एक हॉट प्लाज्मा है। तो ये भी एक स्टेट है, ये आयनाइज्ड मैटर होता है। ठीक है, तो अब हम यहां से इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को आप ये कह सकते हो, जो इनर कोर है सन की, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, आउटर कोर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो किसी भी हाई टेम्परेचर पे जो मैटर होता है वो या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। भाई कहां से कर लेगा एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में? तो एक नई स्टेट यहाँ पे जनरेट होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और ये एक हाईली आयनाइज्ड मैटर जो होता है, हाईली आयनाइज्ड मैटर। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? हाईली आयोनाइज्ड मैटर, ये होता है प्लाज्मा। एक नई स्टेट की बात हो रही है यहां से, ना तो सॉलिड ना लिक्विड और ना ही गैस, एक नई स्टेट है, हाईली आयनाइज्ड मैटर होता है ये। ठीक, इसमें ना काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो इसको प्लाज्मा कहते हैं, आयंस होते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है आउटर लेयर्स पे। तो हम यहां से ये बात भी लिख लें कि डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा, डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज वेरी हाई बिकॉज या ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल attraction on outer layers। जो बाहर की लेयर्स होती हैं उन पे ये काफी हैवी अट्रैक्शन लगाता है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है प्लाज्मा की। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर एक नई स्टेट की बात की जा रही है। भाई फिर से समझ लो एक बार, इनका सवाल ये था कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इनर सरफेस का 10⁻⁷ केल्विन और आउटर सरफेस का 6000 केल्विन होता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस आपका किसी सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में नहीं रह सकता, वो गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब सन गैस होना चाहिए। लेकिन अगर सन की डेंसिटी निकाली जाए, तो इस डेटा ने जो इन्होंने दिया है उस डेटा से उसकी डेंसिटी जो आई, वो डेंसिटी लगभग किसी सॉलिड और लिक्विड की रेंज की आई। मतलब या तो वो सॉलिड है या लिक्विड है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में वो रह नहीं सकता। तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, आखिरकार किस स्टेट में है? तो यहाँ पे एक नई स्टेट की बात होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा आखिरकार होता है हाईली आयनाइज्ड मैटर, जिसके अंदर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब सॉलिड लिक्विड के जैसी डेंसिटी होती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर का जो ग्रेविटेशनल पुल है आउटर लेयर्स को वो बांध के रखता है, खुलने नहीं देता। वो काफी ज्यादा ग्रेविटेशन, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है,
टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी ये लिक्विड उसमें सॉरी गैस स्टेट में नहीं बनता। नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर हर चीज गैस बन जाती है भाई, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाती। पर ये गैस नहीं बन पाता क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस स्टेट को इसकी प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तो सन क्या है, एक कौन सी स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की है इस सवाल के अंदर। पूरा मैंने आपको इसका वो दे दिया एक तरीके से ओवरव्यू कि इस क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया, डेंसिटी को सॉल्व करके देखा। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली कंप्लीट हो गई है बच्चों। चलो जी।